हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए मैथ के निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले परीक्षा में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछा गया है। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो याद रखिएगा कोई भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका मौसा हमेशा एक ही आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा यानी एचसीएफ हमेशा एक आता है, क्योंकि एक कॉमन होता है अभाज्य संख्या में, तो जो कॉमन होता है दोनों में या तीनों में वही मौसा होता है, तो एक इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 2 है एक। बताना है कि रूट 2 कौन सी संख्या है। तो रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 2 कौन सी संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 रूट 4, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या है। जैसे कि रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो रूट 4 एक परिमेय संख्या है। रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, वह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, वह भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा गया है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन को देखिएगा, रूट 16/25 है, यानी दोनों संख्या पर रूट है। रूट 16 भी है, रूट 25 यानी दोनों संख्या पर रूट है। रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4 हो जाएगा ऊपर में। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, रूट बाहर हो जाएगा, तो 4/5। तो 4/5 कौन सी संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट 16/25 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो जैसे 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पर प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2p होगा। क्यों 2p होगा, तो देखिए p के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 5, p के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये हमेशा सम संख्या आएगा। तो सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो 2p यहाँ पर सम पूर्णांक का रूप होगा। कोई भी संख्या रखिए, p के जगह पर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 भी सम संख्या है। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 भी सम संख्या है। 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 भी सम संख्या है। यानी कोई भी संख्या रखेंगे p के जगह पर तो ये हमेशा जो है वह सम संख्या आएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2p यहाँ पर सम पूर्णांक का रूप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन भी वहीं पूछा गया है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। यहाँ पर सम पूर्णांक का रूप पूछा गया था, यहाँ पर विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो m के जगह पर
m के जगह पर कोई भी संख्या रखिए वह हमेशा विषम संख्या आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 4m+1। m के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, तो विषम संख्या आएगा। जैसे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एक 5, 5 यहाँ पर विषम संख्या है। 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 एक 9, 9 भी यहाँ पर हो जाएगा विषम संख्या। उसके बाद यहाँ पर 3 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 एक 13, 13 भी यहाँ पर विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4m+1 जो है वह विषम पूर्णांक का रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF 1 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दिया गया है यहाँ पर, ये कौन सी संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 1 1 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा क्या होगा। लॉसा पूछा गया है तो a भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2,10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया है तो सबसे पहले लॉसा निकालिए, 2, 10 और यहाँ पर 20। लॉसा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर 1, 5 दूना 10, तो यहाँ पर इसका लॉसा क्या होगा, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा, लॉसा 20 आएगा। मौसा देखिए, मौसा क्या होगा, यहाँ पर मौसा यहाँ पर केवल 2 होगा। मौसा क्या होगा, केवल 2 होगा। निकालेंगे यहाँ पर तीनों का तो मौसा जो होगा वह 2 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लॉसा और मौसा का अनुपात, यानी पहले लॉसा, तो लॉसा निकाले हैं यहाँ पर देखिए 20 आया है तो ऊपर में 20 हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर मौसा कितना है तो 2 है तो नीचे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऊपर में कितना होगा 10 होगा और नीचे में 1 होगा, तो यहाँ पर अनुपात में बदल देंगे, 10:1 हो जाएगा। 10:1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा 10:1। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद CX² + AX + B के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है तो इसका फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है। तो -b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो -b के जगह पर यहाँ पर प्लस का a दिया गया है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का ऊपर में a हो जाएगा। c के जगह पर देखिएगा तो b दिया गया है तो c के जगह पर यहाँ पर b हो जाएगा। तो -a/c ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5n गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद पूछा गया है तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है बहुपद का फार्मूला। x² है तो x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योग 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा और 5 में x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 12 दिया गया है। तो यही द्विघात बहुपद होगा। कहाँ पर दिया गया है, x² माइनस का 5x है और प्लस 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है और 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा का वैल्यू पूछा गया है। दोनों में 3 है, सबसे पहले 3 को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा, बचेगा अल्फा प्लस बीटा,
तो यहाँ पर 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ये होता है। माइनस बी के जगह पर यहाँ पर दिया गया है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ए के जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो 4 तिहाई 12 प्लस का 12 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो माइनस बी बटा ये फार्मूला होता है। माइनस बी के जगह पर प्लस 5 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 5 हो जाएगा ऊपर में। एक जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखिए। 5 बटा 1 का मतलब 5 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा, यहाँ पर ये सरल रेखा दिया गया है, इसका लेख वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0,2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो चर में दो घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगा। यहाँ पर ग्राफ क्या है तो प्रतिच्छेदी ग्राफ है। प्रतिच्छेदी कैसे होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तब यहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और इसका सिर्फ एक हल होता है। तो प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि समीकरण के कोई हल नहीं है तो के का वैल्यू पूछा गया। कोई हल नहीं है यानी जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, तब कोई हल नहीं होता है और ये समानांतर होता है। a1 के जगह पर 3 है, a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर देखिएगा तो -1 है, b2 के जगह पर यहाँ पर -2 है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 1/2 प्लस का लिख दीजिए और यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। c1 के जगह पर देखिएगा तो 5 दिया गया है, c2 के जगह पर k दिया गया। k का वैल्यू पूछा गया है इसलिए इसको गुना कर दीजिए। k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा बराबर, ये नहीं होगा 5 दूना 10, k बराबर नहीं होगा 10। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पर रैखिक समीकरण का कितना हल होगा। यहाँ पर हल पूछा गया है तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के फार्मूला से देख लीजिए कितना हल होगा। a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर यहाँ पर 3, b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर यहाँ पर 12, c1 के जगह पर 5, c2 के जगह पर यहाँ पर 10। देखिए यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/6। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है 2/12 का, तो इसका एक हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इनके अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। हल अनगिनत है, यहाँ पर देखिए अनगिनत हल होने के लिए के का वैल्यू पूछा गया है। अनगिनत हल कब होता है तो जब समपाती होता है तब अनगिनत हल होता है, और समपाती कब होता है तो जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2 के, यानी जब तीनों बराबर होता है तब अनगिनत हल होता है। तो उसी फार्मूला से यहाँ पर के का वैल्यू निकालिए। a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर 5, b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, c2 के जगह पर यहाँ पर कितना है 15 है। k में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 5 दूना 10, k बराबर 10। k का वैल्यू पूछा गया था तो 10 आएगा, राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है तो ये परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है, इसको मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है
तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है D बराबर, सबसे पहले विवेचक निकालेंगे तभी मूलों की प्रकृति पता चलेगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है D बराबर B² माइनस 4AC, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर B के जगह पर क्या है, तो -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर माइनस में है उसका स्क्वायर करते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो ये 25 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 4 गुना A के जगह पर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। C के जगह पर 8 दिया गया है तो 8 हो जाएगा। 25 माइनस का यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 तिरका 24, 8 चौका 32, यहाँ पर ये हो जाएगा 32। अब 25 में से हम लोग 32 घटाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए 25 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। तो अगर माइनस में आ गया, कोई भी संख्या अगर माइनस में आ गया तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी वह मूल अवास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, वास्तविक मूल नहीं है। कहीं कहीं अवास्तविक भी लिखा जाता है तो वह भी होता है, वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका राइट आंसर C होगा क्योंकि ये माइनस में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, समीकरण के मूलों के योग एंड मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछा गया है। सबसे पहले मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। -b के जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12, a के जगह पर 7 है और फिर यहाँ पर बट्टा। उसके बाद मूलों का गुणनफल पूछा गया है तो c/a होता है, c के जगह पर 18 है और a के जगह पर यहाँ पर 7 है। तो 12/7 और यहाँ पर गुना, ये 7 नीचे में है तो 7 ऊपर में जाएगा और नीचे में यहाँ पर 18 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, ये भी कटेगा, 2 से कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 तिहाई 9, यानी 2 और 3, तो 2:3 इसका राइट आंसर आएगा। कहाँ पर दिया गया है, 2:3, 2:3 ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, राइट आंसर D होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो C का वैल्यू क्या होगा। C का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर मूल बराबर है, मूल बराबर है तो D बराबर B² माइनस 4AC बराबर 0 होता है फार्मूला। तो D बराबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, D बराबर B के जगह पर B है तो B² माइनस 4, A के जगह पर A है, C के जगह पर C ही दिया गया है, बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए B² बराबर, ये माइनस का 4AC है, इधर आएगा तो प्लस का 4AC हो जाएगा। C बराबर में ये हो जाएगा, C बराबर, C का वैल्यू पूछा गया है तो C बराबर B² बट्टा में ये 4A हो जाएगा। तो C बराबर B² बट्टा 4A प्लस का होगा, ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, राइट आंसर D होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है वह 2 है, एक मूल 2 है। तो देखिए x के जगह पर 2 रख देंगे, अगर बराबर में आता है तो वहीं इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर D होगा, देख लेते हैं चेक करके। x के जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर 2 गुना x² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 गुना x के जगह पर 2 प्लस में यहाँ पर 6 बराबर में 0, 0 होना चाहिए बराबर में। तो यहाँ पर 4 दूना 8 माइनस का 7 दूना 14 और प्लस में 6 बराबर में 0, ये 8 और ये माइनस प्लस है, घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 8 बराबर में 0। 8 में से 8 घटाएंगे 0 बराबर में 0, यहाँ पर बराबर आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा गया है, यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद A है, पदांतर यानी सार्वंतर D है तथा अंतिम पद L है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होगा। nवां पद का फार्मूला पूछा गया है, तो an बराबर फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ऑप्शन नंबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, राइट आंसर ये होगा। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, nवां पद का ये फार्मूला
होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, इनके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल का फार्मूला पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन फार्मूला ही पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन समानांतर श्रेणी चैप्टर से पूछा गया है। तो योगफल का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये योगफल का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये होता है nवां पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस n बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डॉट n बराबर पूछा गया है, तो प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला ही पूछा गया है, क्योंकि ये प्लस में दिया गया है तो योगफल होगा। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर भी दिया गया, देख सकते हो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 प्लस में यहाँ पर डॉट है, यानी 4 5 इस तरह से n, यानी अनंत तक जाएगा। तो n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। 29 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है, यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। डी बराबर फार्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर -4 माइनस का 0, यानी यहाँ पर -4 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद पूछा गया है और यहाँ पर समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया गया है 5n - 7। तो n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो प्रथम पद प्राप्त होगा, 2 रखेंगे द्वितीय पद प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो तृतीय पद, यानी जो भी संख्या रखेंगे वो पद प्राप्त होगा। तो n के जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, तो 5 × 1 - 7, 5 - 7 बराबर होता है -2। तो इसका प्रथम पद हो गया -2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, प्रथम पद ही पूछा गया था, तो राइट आंसर डी होगा। तो आज के क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हम आंसर बताए हैं, कंसेप्ट के साथ बताए हैं, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। एक बार और आप लोग देख सकते हैं इस क्लास को, क्योंकि ज़्यादा समझ आएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।